आपको ये करना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन रिलेटेड कुछ एनजीओज मुझे पता होनी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड कुछ एनजीओज मुझे पता होनी चाहिए, वाटर रिलेटेड कुछ एनजीओज मुझे पता होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर रिलेटेड, वुमन रिलेटेड, है ना, एनवायरमेंट रिलेटेड, जो भी बड़े बड़े कैटेगरीज है उनके रिलेटेड जो कुछ एनजीओज हैं उनके बारे में, उनका नाम, उनका मेजर वर्क या रिसेंट उनका कुछ डेटा है, और वो सारा करंट इवेंट्स में आते रहता है कहीं ना कहीं, करंट अफेयर्स के जो आप पढ़ते हो मैगजीन्स उसमें आता है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक बना के हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था, when we are talking about the essay writing, then we try to understood it from the point of view of flow कैसे लिखा जाता है। हमने उस दिशा में देखा था कि ओके फ्लो लिखना कितना ज़रूरी होता है, फ्लो के बारे में सोचना कितना ज़रूरी होता है ताकि ऐसे एक लॉजिकल सीक्वेंस में आ पाए। अब हम उसी वीडियो के दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी ऐसे में कैसे मेंटेन की जाए, जो कि एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है एक अच्छा ऐसे मेरा एग्जीक्यूट हो और अच्छे मार्क्स मुझे मिले। ये जो डाइवर्सिटी है उसकी सारी चीज़ें हमारे हाथ में एग्ज़ाम के वक्त नहीं होती, क्योंकि कौन सा टॉपिक आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर्ड अगर हम जाए तो थोड़ा पॉसिबल है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाए कंपैरेटिवली, अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में अभी से सोचें। अब आप लोगों का ये एक ऑब्वियस सवाल होगा कि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आ सकते हैं, तो साइंस टेक का टॉपिक और सोशल के टॉपिक में कैसे कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, कैसे मैं सोचूं, अलग ही चीज़ें हैं। अब मुझे पता है तो आई कैन राइट, अगर नहीं पता है तो आई विल नॉट राइट, नॉट एबल टू राइट, जो मुझे पता है उतना मैं लिखूंगा। तो कैसे मैं ऐसे करूं कि भाई अगर मुझे नहीं पता है ज़्यादा उसके बारे में तो मैं किस तरह से उसको टैकल करूं। मैंने फिर जैसे लास्ट वीडियो में बोला था आपको, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, आपको टॉपिक के बारे में पता होगा तो भी, आपको टॉपिक के बारे में पता होगा तो भी इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि फिर मैं वो लिखता हूँ जो मुझे पता है और वो शायद सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो सकता है उसका ऐसे का, लेकिन मैं उतना ही सब कुछ लिख के आ जाता हूँ पूरा ऐसे में और वो गलत हो जाता है, या फिर टाइम या वर्ड लिमिट में क्रॉस कर देता हूँ। तो दोनों केस में वो प्रॉब्लम है। और हमेशा एक बहुत अच्छी बात होती है कि मैं थोड़ा सा डाइवर्सिटी में खेलूँ, मगर अगर मैं साइंस टेक की ऐसे की भी बात कर रहा हूँ तो भी उसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में मुझे पता होना ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतना ही लिखना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ना, बिकॉज हम CAPF की एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हम कुछ मतलब कुछ IISc की एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है कि हमको वो साइंस टेक जो है वो सोसाइटी में कहाँ कैसे अप्लाई होता है, कैसे वो वेलफेयर कर पाएगा, कैसे इक्वालिटी लेके आ सकता है, या फिर हैव और हैव नॉट्स के बीच का गैप कैसे कम कर सकता है, या फिर हमारा बेहतर कैसे बना सकता है जीवन, इसके बारे में बात करनी है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को कैसे हेल्प कर सकता है उसके बारे में बात करनी है, उसके लूप होल्स के बारे में बात करनी है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है, एथिक्स के बारे में बात करनी है। सो वी कांट जस्ट टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट इवन दो द टॉपिक इज साइंस टेक। और इसीलिए क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम CAPF का एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें एज एन ऑफिसर आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री। So whatever I write about, I need to talk about the people, I need to talk about the society, I need to talk about the country, right? तो डाइवर्सिटी मतलब क्या, डाइवर्सिटी में क्या क्या आना चाहिए, लेट्स टॉक विथ डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है, लेकिन नाउ दैट यू आर जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत सही होगा कि एक बार आप फिर से इसको समझो। सी टॉपिक कोई भी हो, आई नीड टू थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं वहां कैसे ला सकता हूं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं वहां कैसे ला सकता हूं। तो इसके लिए मुझे सारा कॉन्स्टिट्यूशन याद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, प्रीएम्बल, कुछ बेसिक चीज़ें। प्रीएम्बल तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, जो हम कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने करना चाहिए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, अब बहुत बार ऐसे होता है आर्टिकल 21 जैसे आर्टिकल तो हर जगह भी लिंक हो जाते हैं, राइट टू लाइफ है ना, तो लिंक ही हो जाते हैं, लेकिन वो मेंशन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन करना चाहिए, ठीक है।
ज़बरदस्ती जानबूझ के नहीं करना है, लेकिन आप ना इस एंगल से सोच के देखो तो कि यार मुझे टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उस वक्त ये चीज़ें एकदम मतलब आपको प्यासे को पानी पिलाते हैं वैसे काम आएगी, क्योंकि वैसे कुछ सूझ नहीं रहा है। लेकिन इस अच्छा हाँ, आई कैन रिलेट इट टू सम आर्टिकल एंड आई कैन राइट अबाउट दैट देन, ठीक है, क्योंकि आपको पॉलिटी पता होता है, लेकिन उसको वही है ना भाई, पेपर 2 का सिलेबस पेपर 1 का ही सिलेबस है ना, उसको बस यहाँ अप्लाई करने का जो एक स्किल है वो सीखना है। अब अगर हम पॉलिटिकल एंगल से बात करते तो जजमेंट्स जो है अलग अलग, उनको मेंशन कर सकते हैं। कुछ एक्ट्स है पास्ड बाय पार्लियामेंट, उनको मेंशन कर सकते हैं। कुछ कमिटीज़ है जो उसके रिगार्डिंग फॉर्म की गई थी, अगेन ऑब्वियसली आपको पता है तो, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं आपको जजमेंट्स या कमिटीज़ याद है, लेकिन एक्ट्स और आर्टिकल्स तो याद आएंगे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये हो गया थोड़ा पॉलिटिकल एंगल, है ना, पॉलिटी वाला एंगल, नॉट पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटी वाला एंगल। अब उसके बाद और क्या है, अगर मैं ये सोचूं कि ओके इसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ एनजीओज़ के बारे में मेंशन करना है मुझे। अब देखो ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं होंगी, आपको ये करना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन रिलेटेड कुछ एनजीओज़ मुझे पता होने चाहिए, हेल्थ रिलेटेड कुछ एनजीओज़ मुझे पता होने चाहिए, वाटर रिलेटेड कुछ एनजीओज़ मुझे पता होने चाहिए, चाइल्ड लेबर रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड, है ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड, जो भी बड़े बड़े कैटेगरीज हैं उनके रिलेटेड जो कुछ एनजीओज़ हैं उनके बारे में, उनका नाम, उनका मेजर वर्क या रिसेंट उनका कुछ डेटा है, और वो सारा करंट इवेंट्स में आते रहता है कहीं ना कहीं, करंट अफेयर्स के जो आप पढ़ते हो मैगजीन्स उसमें आता है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक बना के उसको लिखना है, और सिर्फ लिखना नहीं है, बार बार उसको प्रैक्टिस ऐसे की जब करते तब उसमें इस्तेमाल कर, चीज़ें जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप याद रहेगी। एग्ज़ाम के दिन अपने आप आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। When you use the stuff again and again here, it will help you, right? तो अलग अलग NGOs के बारे में डेटा कलेक्ट करना is very important, that will help you. उसके बाद आता है कि ये जो थोड़ा सा हम जिसको बोलते हैं, हम जिससे ऐसे को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है। कोई पोएट्री की कुछ 2 लाइन डाल सकते हैं, सिनेमा का नाम डाल सकते हैं, और उसका कंटेक्स्ट, मतलब क्यों उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसमें जो फिनोमेना में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कितने सही तरीके से, सटीक तरीके से दिखाया गया है, बता सकते हैं। इट कैन बी अ डॉक्यूमेंट्री और सिनेमा और अ शॉर्ट फिल्म, एनीथिंग, just mention it, mention the name, put it in inverted commas, it will help you, trust me, it brings a very nice diversity. कुछ संस्कृत श्लोक आप लिख सकते हैं, कोई शेर भी लिख सकते हैं, definitely you can do it, ठीक है। you can write it in, like बहुत बड़े बच्चों का सवाल है हिंदी में लिखे क्या, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका मतलब बताना है आगे, that is very important, ठीक है, दैट मेक सेंस। अगर आप संस्कृत में भी एक लाइन लिखते हो और उसके बाद उसको इंग्लिश में उसका मतलब बताते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि ऐसे इसका मीडियम तो इंग्लिश है। नॉर्मली भी कोई भी बंदा कुछ लिखता है, या फिर बेस्ट तरीका ये है कि अगर हिंदी वाला है लेकिन उसको मगर पकड़ लो, इंसान ये जो वर्ड है उसको INSAN ऐसे लिख दिया और फिर इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, फिर भी इन बोथ द केसेस यू हैव राइट द मीनिंग, राइट। उसके बाद कोट है, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, और ज़रूरत पड़े तो बॉडी में भी आप कोड डाल सकते हो। कोड इज़ वेरी इसेंशियल थिंग, इतने सारे कोड्स आपको पता होने चाहिए। आपको जब बोर हो जाता है ना, गूगल पे जाओ, कोड्स ढूंढो, अलग अलग चीज़ों के बारे में कोड्स ढूंढो। कोड्स पढ़ना अपने आप में एक बहुत प्लेजरफुल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बहुत बढ़िया चीज़, लाइफ की फिलोसफी किसी बंदे ने सोच समझ के फिर बोली है और वो कोड बन गया उसका, शायद उसने वैसी ज़िंदगी जी है, उस फील्ड में काम किया, इसलिए फिर शायद ऐसा है, बट दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। सो अच्छे कोर्स लिखना, इन चीज़ों के बारे में लिखना इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। अब ये सारी चीज़ें फिर कैसे है कि भाई कुछ अच्छी पोएम, कोट, सिनेमा के नाम रिलेटेड जो है वो नोटबुक में बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि कौन सी डॉक्यूमेंट्री है भाई जिसको मैं मेंशन कर सकता हूँ, उसको मेंशन करना है। तो फिर नोटबुक में लिखना, ढूंढना, नोटबुक में लिखना, एक नोटबुक बनाना उसके लिए, और फिर उसको इस्तेमाल करना बार बार, ताकि एग्ज़ाम में अपने आप याद रहे। ऐसा नहीं होता है कि इस्तेमाल तो मैं कर नहीं रहा हूँ लेकिन बीच बीच में कभी नोटबुक पढ़ रहा हूँ और वो एग्ज़ाम के दिन लिख दूंगा, ऐसे नहीं होता है। एग्ज़ाम के दिन अलग से कुछ नहीं होने वाला है,
अभी प्रैक्टिस सेशन में जो कुछ होता है वो सारा बस एग्जाम में होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हमारे देश पे 150 साल जिनका राज था, ब्रिटिशर्स, हर चीज़ पे हमारा कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट है। तो उस ज़माने में चीज़ें कैसी थी या आज जो चीज़ें हैं उन पे उनका इम्पैक्ट कैसे है, उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। यस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बाद मतलब एक छोटा सा पॉइंट था, उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट जो आता है, इंडियन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन ऐसे में इंडियन डाइवर्सिटी लिख सकते हैं। कोई भी पॉइंट है उसके बारे में किसी रीजन का एग्जाम्पल लेके रीजनल डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं कि भाई, है ना, हमारे यहाँ ऐसा भी है, हिंदूज में ऐसा भी है, मुस्लिम्स में ऐसा भी है, इन लोगों का डेटा तो कुछ और ही बताता है। फिर बात कर सकते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। बहुत बार रीजनल और लिंग्विस्टिक जो है वो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं जेंडर वाइज कि हम लोग जो है हमेशा जो है सीधी बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए ना कि वुमन के रिगार्डिंग चीज़ें अलग हो सकती है, मेन के रिगार्डिंग चीज़ें अलग हो सकती है। फिर एज का क्राइटेरिया है, एज के क्राइटेरिया में ना कि सिर्फ चिल्ड्रन आते हैं बल्कि ओल्ड एज लोग भी आते हैं। वी कैन राइट दिस टू। आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे, यू कैन यूज, और सिर्फ ये सोचो कि अरे यार इस एसे में मुझे पॉइंट्स नहीं याद आ रहे, लेकिन ओके जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ, अच्छा ओल्ड एज, अच्छा चिल्ड्रन का कुछ, तो फिर कुछ ना कुछ दिमाग, दीज आर जस्ट दोज पॉइंटर्स जिनको आप टिक करोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी। अदरवाइज जो आप ब्लैंक हो रहे हो उस डिब्बे पे टैप करो कि भाई इंडियन डाइवर्सिटी के एंगल से इसको लिख सकते हैं क्या। इस तरह से आपको सोचना है। तो जब आप इस तरह से सोचना शुरू करोगे, है ना, कि भाई ऐसे के बारे में मुझे अवेयरनेस हो या ना हो, बट आई विल थिंक फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू। जरूरत पड़े, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा तो माइथोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी, मतलब एनालॉजी दे सकते हैं कि उस वक्त ऐसा था, अभी भी ऐसा है। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। इट कैन बी वर्ल्ड हिस्ट्री, इट कैन बी इंडियन हिस्ट्री, है, उस राजा के ज़माने में ऐसा था, उस वक्त चाणक्य ने ऐसा बोला था, आज भी वो चीज़ लागू है। आपको बस पता होना चाहिए चीज़ें, यू कैन यूज़ देम, यू शुड यूज़ देम, है ना। उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम सबको पता है, हम इस्तेमाल करते ही है, तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा उसके बारे में, वो है डेटा। बहुत सारा डेटा, सिर्फ एनजीओ का नहीं, गवर्नमेंट का भी डेटा होता है, यू कैन यूज़ दैट, है ना। तो डेटा है, उसमें फिर क्या क्या आता है, और डेटा का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं होते, इट कैन बी सम फैक्ट्स, इट कैन बी सर्वे रिपोर्ट, इट कैन बी सम ऑब्जर्वेशंस, इट कैन बी अ स्मॉल केस स्टडी, स्मॉल केस स्टडी जो हमको एकदम ब्रीफ में लिखनी है, सॉल्यूशंस की बात जब करते हैं तब, है ना। तो इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। हमेशा ये याद रखना कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर मतलब सर मेरे पास तो डेटा नहीं थे, फिगर्स नहीं थे, आंकड़े नहीं थे। आंकड़े, डेटा का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं होते, डेटा का मतलब ये भी हो सकता है कि आप चीज़ें बता रहे हो कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा देखा गया। और फैक्ट्स बहुत बढ़िया चीज़ है यार, फैक्ट्स जो ऑलरेडी किसी ने टेस्ट किया है, कुछ एक रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है जो कुछ लेके आ रही है फैक्ट्स, वो फैक्ट्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सॉलिडिफाई करती है ना। एग्जामिनर आपको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, आप प्रूव कर रहे हो कि सर ये है ऐसा, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। तो बहुत सारा डेटा आप लेके आओ, वो डेटा अलग अलग जगह से लेके आओ। फॉर एग्जांपल पकड़ लो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आपको पता होना चाहिए उसका रिपोर्ट थोड़ा देख के मेन चीज़ें हमेशा याद रख लो कि भाई वुमन रिलेटेड कुछ क्राइम्स कैसे हुए हैं, साइबर क्राइम का क्या सिनारियो है, वो डेटा याद रहेगा। तो हेल्थ रिलेटेड डेटा है ना, एजुकेशन रिलेटेड डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, NGO का डेटा है, पता होना चाहिए। ढूंढो, लिखो, इस्तेमाल करो, ये डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी अगर हम लेके आएंगे तो ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन executing a wonderful essay, even though you are aware about the topic or not aware about the topic. Even you are aware about the topic,
यू नो कि मुझे ये सारी चीज़ें इनकलकेट करनी है, तो आप बह नहीं जाओगे कि मुझे जो पता है मैं वही लिखूंगा, मुझे पता है कि यार मुझे थोड़ा सा मेंशन भी करना है आर्टिकल, तो मैं और इट लुक्स लाइक अ CAPF ऐसे मोर बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट लाइक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, स्टफ लाइक दैट। और भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, साइंस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैंने बताया जहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, NGOs के बारे में, सिनेमा को इस्तेमाल कैसे करेंगे, डेटा को इस्तेमाल कैसे करेंगे, ब्रिटिश हिस्ट्री को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरह से हम इन चीज़ों को समझे और डेटा कलेक्ट करें और इसको इस्तेमाल करें, लेकिन ये इस डेटा को हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब, अगर आपने पहला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो उसको देखो, क्योंकि वहाँ हमने लॉजिकल फ्लो के बारे में बात किया है। क्योंकि डेटा को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, कहीं भी डाल देंगे तो इट साउंड्स वेरी इधर उधर फैला हुआ, जो कि गलत है ना। तो वो एक जगह पे होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए। इसलिए पहला वीडियो ठीक से देखो, उसके बाद में इस वीडियो को देखो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऐसे थ्रू लॉजिकल फ्लो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में भी हमको बात करना है, उसके लिए कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा। उसके पहले आप लोगों को इन वीडियोस में जो कुछ लगता है कमेंट प्लीज़। दूसरी बात ऐसी है कि बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि बॉस थोड़ा सर मतलब समझ में तो आ रहा है बट वी नीड अ प्रॉपर मेंटरिंग, आई एम देयर एट ABKS। वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर पेपर 2, जिसकी नई बैच अभी जस्ट शुरू हो गई है, तो यू कैन जॉइन अस, राइट। 4 महीने में कैसे वर्कआउट करना है, वी कैन टुगेदर वर्कआउट, राइट। लेकिन एटलीस्ट मेंटली रेडी हो जाओ और काम करना शुरू करो। डेटा कलेक्शन, सोचना, लिखना, बैठना एक जगह पे और लिखना, दैट यू मस्ट डू राइट नाउ, राइट। So all the very best. Okay, I'll see you in next videos when we'll be talking about the argument writing stuff. Okay, all the very best.